हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। प्यारे बच्चों, क्लास 12 क्लास की मैं बात कर रहा हूं और आपका चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के छोर की यात्रा। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को थोड़ा सा बोर्ड पर भी समझना है। ये चैप्टर अंटार्कटिका की यात्रा का एक वर्णन है। इस चैप्टर में लेखक हैं तिशानी दोशी। तिशानी दोशी। तिशानी दोशी अपने स्वयं के अनुभवों को इस चैप्टर में बताते हैं कि किस प्रकार से हमें एक मिशन पर ले जाया गया था और उस मिशन पर हम किस माध्यम से गए थे। प्यारे बच्चों, लेखक कहते हैं कि हम एक रूसी शोध जहाज पर गए थे। रूसी शोध जहाज का मतलब है एक जहाज जो शोध कार्य करता है, जिस जहाज का नाम था एकेडमिक सोकोल्स्की, रूस का था। और लेखक भारतीय, जिसने अपनी यात्रा 13.9 डिग्री इक्वेटर से प्रारंभ की थी। 13.9 डिग्री भूमध्य रेखा से प्रारंभ की थी। मैं आपको थोड़ा सा यहां इस ग्लोब के बारे में बताता हूं कि किस प्रकार से ये मान के चलिए आपका ग्लोब है। इसमें ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। इसके बाद ये 23.5 डिग्री आपकी कर्क रेखा, और ऐसी कई रेखाएं हैं जिनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। इधर 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिण की तरफ। प्यारे बच्चों, ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाओं का मतलब ऐसी रेखाएं जो देशों में अंतर करती हैं, डिफरेंस करती हैं। ये जो घटना है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के छोर की यात्रा, इसमें इस यात्रा का वर्णन है। और ये जो जगह है वो है अंटार्कटिका। लेखक ने रूस के शोध जहाज पर एक यात्रा की थी और वो यात्रा कहाँ की थी? अंटार्कटिका की ओर। और लेखक बताते हैं कि ये यात्रा मैंने 13.9 डिग्री, प्यारे बच्चों, ये आपका
इंडिया का मैप है। इस इंडिया के मैप में मैं आपको फिर बता देता हूं कि 0 डिग्री और 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री और यहां है मद्रास भारत में, जिसको आज हम चेन्नई कहते हैं, नाउ इज नॉन एज चेन्नई। उस जगह पर आपका ये जो अक्षांश रेखा है उसकी डिग्री कितनी है? 13.9 डिग्री। यहां से लेखक बैठे थे, यहां से उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और अंटार्कटिका पर समाप्त करते हुए, मतलब एक साथ यात्रा की, फिर वापस वो आए थे। इसमें लेखक बताते हैं कि हमने बहुत चीज़ों को पार किया था, कई कालखंड पार किए थे, महासागर पार किए थे, जलाशय पार किए थे और अंततः हम कहाँ पहुँच गए थे? अंटार्कटिका पहुँच गए थे। और पूरा विवरण अंटार्कटिका का यहाँ लेखक बताते हैं कि अंटार्कटिका वैसा ही जगह है जैसा ये बहुत वर्षों पहले हुआ करता था। ध्यान से समझना बच्चों, पूरा का पूरा चैप्टर पहले समझिए, अंत समझ नहीं आएगा। ये पूरा यात्रा वृत्तांत है। लेखक कहते हैं कि जो ही मैं अंटार्कटिका पहुंचा तो उस अंटार्कटिका को देख करके मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैंने देखा कि अंटार्कटिका बिल्कुल ही एक सफेद टेनिस की गेंद, लाइक ए पिंग पोंग बॉल की तरह था। पिंग पोंग बॉल का मतलब एक बड़ी सी टेनिस की गेंद देखी होगी आपने। टेनिस की गेंद होती है, गोल होती है, जिस पर सफ़ेद गेंद होती है, इस पर छिद्र छिद्र से होते रहते हैं। वो तो टेनिस की गेंद की तरह थी, बिल्कुल सफ़ेद, निर्जन भूमि। निर्जन का मतलब वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था, कोई पेड़ पौधे नहीं, कोई बिलबोर्ड नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई आम जनता नहीं, ना मकान, कुछ भी नहीं। अंटार्कटिका वैसा ही एक प्रीस्टाइन कॉन्टिनेंट, एक अनछुआ महाद्वीप है। अनछुआ महाद्वीप कहने का मतलब अंटार्कटिका बहुत वर्षों पहले था, वैसा ही था। लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले ये जो जमीन थी, मैं एक और बनाऊंगा इधर, लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले ये पूरा का पूरा ग्लोब था, ये 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग कहलाता है अंगारा लैंड और एक भाग कहलाता है गोंडवाना लैंड। ये 65 करोड़ वर्ष पहले की बात है, जिस समय इस पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ था। प्यारे बच्चों, मैं अधिक आपको ज्योग्राफी में नहीं ले जाना चाहता, यू नो वेरी वेल। पृथ्वी सूर्य से अलग हुआ एक आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, गैसों का निर्माण हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, मेल हुआ इनका, जल का निर्माण हुआ, जल के, हवा के, मिट्टी के निर्माण से जीवों का निर्माण हुआ, एक कोशिकीय पादप, एक कोशिकीय जो जीव हैं उनका निर्माण हुआ और अमीबा वगैरह का, और इसके बाद फिर बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। बहुकोशिकीय जीवों के बाद फिर स्तनपायी जीवों का निर्माण हुआ। प्यारे बच्चों, एक कोश के जीव, ऐसे पौधे इनके एक ही कोशिका होती है। बहुकोशिकीय जीव इनके बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। और एक बात करते हैं हम, स्तनपायी जीव का मतलब ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाकर बड़े करते हैं, जिन जीवों के स्तन होते हैं, उनको स्तनपायी जीव कहते हैं। शुरुआत जब थी तब बहुकोशिकीय जीव भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया करते थे। स्तनपायी जीव जिनको मैमल्स कहते हैं, उनका निर्माण हुआ और धीरे धीरे
सबके बाद सबसे अंत में मानव का निर्माण हुआ था। इंसान सबके बाद में आया, मात्र 12,000 साल पहले। इन जियोलॉजिकल क्लॉक, भौगोलिक घड़ी में 12,000 साल मात्र कहलाते हैं, एक सेकंड के बराबर हैं 12,000 साल भूगोल की घड़ी के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन प्यारे बच्चों, ये उस समय की बात थी जब इस जमीन पर डायनासोर वगैरह क्या करते थे, रहा करते थे। डायनासोर, मैमथ्स, मैमथ्स माने, मैमथ्स का मतलब था ऊनी या बहुत विशाल हाथी, मैमथ्स कहलाते हैं। डायनासोर, गैंडे, वो इस पृथ्वी पर भ्रमण किया करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, ये पृथ्वी पर दबाव पड़ा और पृथ्वी चटकने लगी, टूटने लगी, और टूटते हुए इस पृथ्वी का एक हिस्सा टूट करके एक हिस्सा तो चला गया था कहाँ, इधर की साइड में, जहां आज अमेरिका है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये गोंडवाना लैंड है, ये टूटा था। और इसमें से एक हिस्सा टूट करके कहाँ चला गया, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, और इस उत्तरी अमेरिका से जुड़ गया। ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये अंटार्कटिका यानी गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है। प्यारे बच्चों, भारत, दक्षिणी अमेरिका, ये सभी एक ही भाग के हिस्से थे अंटार्कटिका के, यानी कि गोंडवाना लैंड के। और एक हिस्सा टूट करके कहाँ चला गया था, इधर चला गया था, और भारत का निर्माण किया था। और किसका निर्माण किया था, इंडिया का निर्माण किया था। और ऐसा निर्माण करते हुए यहां पृथ्वी जब धक्का लगा था तो पृथ्वी की ऊपर की सतह, भूपरपटी उखड़ गई थी। और जैसे धक्का दिया था, ये जो टुकड़ा सरका था अंटार्कटिका से टूट करके धक्का लगा था, तो धक्का देते हुए पृथ्वी की ऊपरी सतह उखड़ गई थी। और यहां उधर की साइड में इंडिया चाइना से मिल गया, और भारत ने किसका निर्माण कर दिया था, हिमालय पर्वत का निर्माण कर दिया था। ये इस पाठ में बताया गया है। इसके बाद लेखक कहते हैं कि मैं वहां गया था तो मैंने देखा बिल्कुल सर्वव्यापी शांति थी वहां। कभी कभी आवाज होती थी, किस बात की आवाज होती थी, कि वहां बर्फ के टूटने की लेखक बताते हैं कि लगभग 90% जो पूरे संसार की जो बर्फ है उसका 90% कहाँ है, अंटार्कटिका में है। प्यारे बच्चों, लेखक कहते हैं कि अंटार्कटिका में सर्वव्यापी शांति है और पृथ्वी की लगभग 90% आइस वॉल्यूम माने बर्फ की मात्रा अंटार्कटिका में निहित है। लेकिन इसके बाद फिर लेखक इस बात को कहते हैं कि वहां हमें यह भी दिखाई दे रहा है कि संसार का फ्यूचर क्या होगा, पृथ्वी का क्या भविष्य होगा। बिकॉज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर, वैश्विक तापमान के कारण हम अपने यहाँ भारत में बैठ करके, अमेरिका में बैठ करके, यहाँ बैठ करके हम ग्लोबल टेम्परेचर, वैश्विक तापमान का अनुमान लगाते हैं, मशीन लगाते हुए उस तापमान को मापते हैं कि इतना तापमान बढ़ रहा है। लेकिन लेखक कहते हैं कि आप अंटार्कटिका में जाकर के अपनी आंखों से बढ़ते हुए वैश्विक तापमान को देख सकते हो। जब आप वहां बैठ करके देखोगे कि सामने बर्फ की चोटियां हैं, वो पिघल पिघल करके टूट रही हैं, गिर रही हैं, रिट्रीट हो रही हैं, ऊपर से गिर रही हैं, आइस कैप्स, बर्फ की चोटियां, वहां आप उन चीजों को देखोगे। लेकिन लेखक कहता है कि अंटार्कटिका जाकर के आप उस पल को महसूस कर सकते हो कि हमारा संसार
50 करोड़ वर्ष पहले कैसा था? क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका आज भी वैसा ही है, क्योंकि अंटार्कटिका में जो जीव पहले थे वो आज भी हैं। ब्लू व्हेल आज भी वहाँ मिलेगी। छोटे से छोटे जीव, छोटे से छोटे कीट, दीमक से लेकर के विशाल से विशाल ब्लू व्हेल भी वहाँ मिलेगी। ये इस चैप्टर में बताया गया है प्यारे बच्चों। इसके बाद थोड़ा सा और है। लेखक कहते हैं कि एकेडमिक सोकेलेस्की में एक अभियान चलता है, जिस अभियान का नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। एक प्रोग्राम है, विद्यार्थी बर्फ पर। आप भी जा सकते हो। उसके फॉर्म अप्लाई होते हैं। दो बार ये ले जाते हैं, 1 साल ले जाते हैं। इस प्रोग्राम में बच्चों को ले जाते हैं जिन बच्चों ने 12वीं क्लास पास किया हुआ है। एक बार ले जाते हैं उत्तरी ध्रुव की यात्रा पर, एक बार ले जाते हैं दक्षिण ध्रुव की यात्रा पर यानी कि अंटार्कटिका, और एक बार ले जाते हैं आर्कटिक सागर। आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन उसका भी, अंटार्कटिका जाना चाहते हो तो। चलिए वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो यहां से आगे लेखक कहते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत मैं वहां गया था, लेकिन मैंने देखा कि अंटार्कटिका जाकर के पृथ्वी के भूतकाल का हम पता लगा सकते हैं। पृथ्वी का वर्तमान तो वहां नजर आ ही रहा है, इस पृथ्वी का भविष्य भी अंटार्कटिका में नजर आ रहा है, क्योंकि अंटार्कटिका में जाकर के हमने देखा कि बर्फ की चादरें टूट रही हैं, बर्फ की चोटियां टूट रही हैं वैश्विक तापमान के कारण। और इसी के कारण जब बर्फ पिघलेगी तो जो सी वाटर है, लेवल है, समुद्र का जो जल स्तर है वो क्या होगा? अप होगा, बढ़ेगा। और संसार के बहुत से द्वीप, संसार के बहुत से आइलैंड, बहुत से कोस्टल टाउन जो हैं, तटीय क्षेत्र हैं, विल बी सबमर्ज्ड कंप्लीटली, पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएंगे। सबमर्ज का मतलब होता है जलमग्न होना, पूरी तरह से डूब जाएंगे। और प्यारे बच्चों, संसार की ज़्यादातर जनसंख्या केवल और केवल तटों पर निवास करती है। ऑस्ट्रेलिया तो पूरा तट पर ही रहता है, बीच में कुछ है ही नहीं। अमेरिका देखिए आप, पूरा तट पर रहता है, बीच में कुछ है ही नहीं। तो जब तट डूब जाएंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद लेखक कहते हैं कि वैश्विक तापमान ने द अनमिटिगेटेड ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, लगातार जीवाश्म ईंधनों का जो दहन हो रहा है, जल रहे हैं जीवाश्म ईंधन, इसने हैज क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड दैट इज इंक्रीजिंग डे टू डे ग्लोबल टेम्परेचर। इसी के कारण दिन प्रतिदिन ग्लोबल टेम्परेचर, वैश्विक तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसके बाद अंत में भी एक बात और यहाँ लेखक बताना चाहते हैं, अंत में भी आपको बताना चाहता हूँ, और किताब में दिया गया आपके चैप्टर में, और चैप्टर संबंधित बातें, इसमें एक भी बात मैंने जो बोली है चैप्टर से आउट नहीं है। इसमें दक्षिणी महासागर में एक समुद्र की घास पाई जाती है, फाइटोप्लैंक्टन। उस समुद्र की घास को छोटे छोटे जीव खाते हैं, और छोटे छोटे जीवों को फिर बड़े जीव खाते हैं। ये खाद्य चक्र है, फूड चेन है। तो इस दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन लेयर, ओजोन की परत में छिद्र हो गया है। ओजोन की परत क्या करती है? जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। अब वहाँ बहुत ज़्यादा तापमान की वजह से क्या होता है? वहाँ छिद्र हो गया है। अब वो छिद्र ओजोन की परत में, अंटार्कटिका में जो घास पाई जाती है फाइटोप्लैंक्टन नाम की, वो समुद्र की घास वहाँ अपना जीवन नहीं बनाए रख सकती, क्योंकि वो पराबैंगनी किरणों से वो घास खराब हो रही है। अब ऐसा होने पर
संपूर्ण खाद्य श्रृंखला बिगड़ जाएगी। जब वहाँ समुद्र की घास नहीं रहेगी तो छोटे छोटे जीव भी नहीं रहेंगे, और छोटे छोटे जीव नहीं रहेंगे तो फिर बड़े जीव किसको खाएंगे, वो भी नहीं रहेंगे। लेखक कहता है कि यदि आप इस पृथ्वी को बचाना चाहते हो, यदि आप इस पृथ्वी के इफ यू वांट टू नो द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस अर्थ देन यू हैव टू गो टू अंटार्कटिका, बिकॉज अंटार्कटिका हैज, अंटार्कटिका आपको जाना है क्योंकि अंटार्कटिका क्या रखता है, लगभग 10 लाख वर्ष पुराना, ए मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स हिडन इन इट्स आइस लेयर्स। अपने बर्फ की चादरों के नीचे अंटार्कटिका लगभग 10 लाख वर्ष पुराना क्या रखता है, क्या रखता है, 10 लाख वर्ष पुराना कार्बन के रिकॉर्ड रखता है। उनकी जांच करते हुए हम ये जान सकते हैं कि ये पृथ्वी, ये संसार बहुत पहले कैसा रहा होगा। चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं आज का क्लास आपका प्रारंभ करता हूं। अपना बुक उठाइए, किताब उठाइए। आपके चैप्टर में तिशानी दोषी, आज आपको ये स्क्रीन नहीं मिलेगा, आपको बुक उठानी पड़ेगी, क्योंकि आज आपको यहाँ थोड़ा सा बोर्ड पर समझाया है, और आगे भी समझाता रहूँगा, मैं लिखता रहूँगा यहाँ। अर्ली दिस ईयर, इस वर्ष के प्रारंभ में, किताब उठाइए अपनी। अर्ली माने शुरुआत में, प्रारंभ में, दिस ईयर माने इस वर्ष के। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने, फाउंड माने पाया, माई सेल्फ माने अपने आप को, एबोर्ड माने सवार। मैंने इस वर्ष के प्रारंभ में अपने आप को कहाँ सवार पाया, ए रशियन रिसर्च वसल, एक रूसी शोध जहाज पर, द एकेडेमिक सोकेलेस्की। क्या नाम था उस शोध जहाज का, एकेडेमिक सोकेलेस्की, एकेडेमिक सोकेलेस्की, ये इस जहाज का नाम है बच्चों। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 2 नंबर का कि कौन से जहाज पर लेखक ने यात्रा की थी, तो उस जहाज का नाम क्या है, एकेडेमिक सोकेलेस्की नामक जहाज है, जिस जहाज पर उसने क्या की थी, यात्रा की थी। हेडिंग टुवार्ड्स द कोल्डेस्ट, हेडिंग माने ये, हेडिंग माने बढ़ रहा था, टुवार्ड्स माने की ओर, द कोल्डेस्ट माने सबसे अधिक ठंडा, ड्राइएस्ट सबसे अधिक सूखा, विंडीएस्ट सबसे अधिक हवादार, कंटिनेंट माने महाद्वीप, इन द वर्ल्ड संसार में, अंटार्कटिका। ये जहाज किधर बढ़ रहा था, किधर जा रहा था, संसार के सबसे अधिक ठंडे, संसार के सबसे अधिक सूखे, संसार के सबसे अधिक हवादार महाद्वीप की ओर बढ़ रहा था। तो ये महाद्वीप कौन सा, अंटार्कटिका। इस महाद्वीप की ओर ये जहाज जा रहा था। कौन सा जहाज जा रहा था, एकेडेमिक सोकेलेस्की, जो रूस का शोध जहाज था। शोध का मतलब अनुसंधान करने वाला, खोज करने वाला जहाज था। ऐसे नहीं जा रहा था तो लेखक उसमें लटक गया, बैठ गया, ऐसे नहीं था। लेखक ने वहाँ आवेदन किया था और उस प्रोग्राम का हिस्सा बना था। माई जर्नी, मेरी यात्रा, बिगेन प्रारंभ हुई 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, नॉर्थ मन उत्तर दिशा में, ऑफ द इक्वेटर मन भूमध्य रेखा के, इन मद्रास, मद्रास में। मेरी यात्रा मद्रास में भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में 13.9 डिग्री से प्रारंभ हुई थी। भूमध्य रेखा कौन सी है बच्चों, ये वाली। इसके उत्तर दिशा में 13.9 डिग्री ये, और इस जगह पर भारत की कौन सी जगह है, मद्रास, नाउ इज नोन एज चेन्नई।
यहाँ से चेन्नई से लेखक ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। एंड इन्वॉल्व्ड, और इस यात्रा में शामिल थे क्रॉसिंग, पार करना 9 टाइम जोन्स, 9 कालखंड, 6 चेक पॉइंट्स, 6 जांच स्थल, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 जलाशय, एंड एट लीस्ट, और कम से कम एज मैनी इकोस्फीयर, इतने ही पारिस्थितिकी तंत्र। इकोस्फीयर का मतलब क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र। तो बच्चों उसने अपनी यात्रा 13.9 डिग्री कहाँ से प्रारंभ की थी? इक्वेटर, उत्तर दिशा में। और इस यात्रा में कौन कौन सी चीजें पार करनी थी? इसमें 9 कालखंड थे। कालखंड का मतलब समय, टाइम जोन। अब ये कालखंड समझ में नहीं आता है प्यारे बच्चों, ये अपनी देशांतर रेखा का मुख्य भाग है जिसको हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। इसी से अपना टाइम सेट किया जाता है। और इसके बाद हमारे देश में होकर के भी ये जो ये निकल रहा है, ये देशांतर रेखा, इस रेखा से हम क्या करते हैं? हमारा टाइम बनाते हैं, जो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। कहने का मतलब यदि ग्रीनविच, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर में है, उस इंग्लैंड के ग्रीनविच में मान के चलिए अभी सुबह के 5 बजे हुए हैं, तो हमारे यहाँ सुबह के कितने बजेंगे? 10:30 बजेंगे। और यदि इससे इधर की साइड में जो हैं वहाँ और 5 घंटे पहले लगा लीजिए, रात के 2 बजेंगे या 1 बजेगा, 12 बजेंगे। ये कालखंड है। तो उसमें 9 कालखंड पार करने थे, टाइम जोन पार करने थे। मतलब जहां टाइम का जो सेटिंग है भौगोलिक घड़ी का, उसके अनुसार 6 जांच स्थल थे जहां हमारी जांच होनी थी, जहां हम अपने जहाज को जांच करेंगे। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 जलाशय थे, बड़े बड़े जलाशय थे। यहीं से लेकर के बात करते हैं तो यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश किया था, निकले थे यहाँ से, और फिर प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, और फिर अंटार्कटिक यहाँ पहुँच गए थे। अंटार्कटिक ये भी महासागर ही है, प्रशांत से जुड़ा हुआ है। 3 बड़े बड़े जलाशय थे, यानी कि महासागर थे। चलिए पैरा चेंज कीजिए, आगे चलते हैं। बाई द टाइम, इस समय तक, आई एक्चुअली सेट फुट, मैंने वास्तव में सेट फुट कदम रख दिया था ऑन द अंटार्कटिक कंटिनेंट, अंटार्कटिका महाद्वीप पर। आई हैड बीन ट्रेवलिंग, क्योंकि मैं यात्रा कर रहा था। ओवर 100 आवर्स, 100 घंटे से भी अधिक समय से यात्रा कर रहा था। इन कॉम्बिनेशन, मेल में, ऑफ ए कारमन, एक कार के, एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज के, एंड ए शिप, और एक पानी के जहाज के। लेखक ने 3 चीज़ों के साथ यात्रा की थी, हवाई जहाज, पानी का जहाज और कार। इससे यात्रा की थी। लगभग 100 घंटे बाद वो वहाँ पहुँच गए थे। सो इसलिए 100 घंटे का मतलब समझ रहे हो, लगभग 4 दिन में वो वहाँ पहुँचे थे। सो इसलिए माई फर्स्ट इमोशन, मेरी पहली भावना, ऑन फेसिंग माने सामना करने पर, अंटार्कटिकाज, अंटार्कटिका की, एक्सपेंसिव माने विशाल, फैली हुई, वाइट लैंडस्केप माने सफ़ेद निर्जन भूमि, एंड अनइंटरप्टेड, और निर्विघ्न, बिना बाधा का, ब्लू हॉरिजन मन, नीला क्षितिज। क्षितिज का मतलब नीला आकाश था, वहाँ कोई बाधा नहीं थी। यहाँ तो आकाश नीला दिखाई नहीं देता है, यहाँ तो आकाश अलग प्रकार का दिखाई देता है। किसके कारण? प्रदूषण के कारण इस प्रकार का दिखाई देता है, लेकिन वहाँ ऐसा प्रदूषण नहीं, बिल्कुल सीधा आकाश, हॉरिजन, क्षितिज बिल्कुल नीला दिखाई दिया था बिना बाधा के। वॉज ए रिलीफ, जो चीज़ कैसी थी? आरामदायक थी। वहाँ अंटार्कटिका की विशाल भूमि को देखना, उसका सामना करना, और बिना बाधा निर्विघ्न नीले क्षितिज को देखना एक आराम था।
फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। फॉलोड अप माने पीछे, विद एन इमीडिएट माने एक तत्काल, एंड प्रोफाउंड और गहरा, वंडर माने आश्चर्य। गहरे आश्चर्य के बाद, बहुत ही तत्काल और गहरे आश्चर्य के बाद हमने वहां देखा नीला क्षितिज था। वंडर मैंने आश्चर्य किया, एट इट्स इमेंसिटी, इसकी विशालता पर। इमेंसिटी का मतलब विशालता। इट्स आइसोलेशन, इसके अलगाव पर, क्योंकि सबसे अलग थलग था, ये सबसे अलग थलग था, कोई नहीं है वहाँ, कोई नहीं है। कुछ देशों ने अब वहाँ कुछ चेक पॉइंट्स बना लिए, कुछ जांच स्थल बना लिए हैं, कुछ खोज करने के जो संयंत्र हैं वो लगाए हैं, कुछ इस तरह की मशीनीकरण जरूर वहाँ हुई है, थोड़ा बहुत, ना के बराबर, सुई की नोक के बराबर भी नहीं। यहाँ देखिए कितना कंजस्टेड एरिया है, एक के बाद एक, कहीं बिल्डिंग है, कहीं फैक्ट्री है, कहीं कंपनी लगी हुई है, कहीं ऑफिस है, कहीं स्कूल है, कहीं कॉलेज है, कहीं फसल है, कहीं कुछ, वहाँ फसल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने इसकी विशालता पर, इसके अलगाव पर, अलग थलग होने पर आश्चर्य किया, बट लेकिन मेनली मुख्य रूप से एट हाउ, इस बात पर आश्चर्य किया कि हाउ, कैसे, देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम, वो समय हो सकता था वह जब इंडिया एंड अंटार्कटिका, भारत और अंटार्कटिका, वर पार्ट्स माने भाग थे, ऑफ द सेम लैंड मास माने एक ही जमीन के। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात पर हुआ था कि वो समय कैसा रहा होगा कि जब ये भारत और वो अंटार्कटिका दोनों एक ही जमीन के टुकड़े थे। ये मैंने आपको बता दिया गोंडवाना, ये सरक गया था और क्या बन गया था, भारत बन गया था। एक टुकड़ा सरक करके इंडिया, एक तरफ टुकड़ा दक्षिण अमेरिका, एक टुकड़ा कहाँ रह गया था, ये नीचे अंटार्कटिका रह गया था। ये सभी एक ही गोंडवाना लैंड के टुकड़े हैं। तो इस बात पर लेखक को अधिक आश्चर्य बहुत चीज़ों पर हुआ था, आश्चर्य चीज़ थी, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य किस बात पर हुआ था कि भारत और अंटार्कटिका किसी समय एक ही जमीन के टुकड़े थे। 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 लाख वर्ष पहले, यानी कि लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले, ए जाइंट, एक विशाल, एमलगेमेटेड माने एक मिश्रित, साउदर्न सुपर कंटिनेंट माने दक्षिणी उच्च महाद्वीप, गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट, वास्तव में एग्जिस्ट माने अस्तित्व में था। लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले एक बहुत बड़ा उच्च महाद्वीप जिसको सुपर कंटिनेंट कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये तो कंटिनेंट है, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, ये कंटिनेंट हैं, लेकिन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये क्या कहलाते हैं, सुपर कंटिनेंट, महाद्वीप, या कह सकते हो उच्च महाद्वीप। ये उस समय थे सेंटर्ड, जिनका केंद्र था रफली लगभग अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, आज के अंटार्कटिका के आसपास, लगभग आज के अंटार्कटिका जो है उसके आसपास ही इसका केंद्र था। इस जगह पर इसका केंद्र था। यूं भाई, ये जो आप बात करते हो इस तरीके से मैंने ये बांटा है, इसमें इस तरीके से बटेगा ये, ऐसा नहीं है कि यहाँ ये पूरी ज़मीन है, इधर पूरी ज़मीन है। ये तो टुकड़ा अंगारा लैंड और ये टुकड़ा क्या कहलाता है आपका गोंडवाना लैंड, ठीक है। और ये जो बाकी की जो जगह है बची हुई है, ये यहाँ क्या था, पानी था। ये दो टुकड़ा तैर रहे थे, ठीक है। और यहाँ से टुकड़ा कट करके इधर सरक गया था, ये भारत बन गया था, इधर सरक गया था, ये दक्षिण अमेरिका इधर सरक गया था, तो उस क्या कहते हैं ईरान इराक इनसे जाकर जुड़ गया था, और नीचे हिस्सा कौन सा रह गया था, ये रह गया था अंटार्कटिका। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, थिंग्स माने चीजें, वर थी, क्वाइट माने बिल्कुल, डिफरेंट माने भिन्न, देन माने तब चीजें अलग प्रकार की थीं। ह्यूमन्स हैड नॉट अराइव्ड
मानव नहीं आया था ऑन द ग्लोबल सीन, माने वैश्विक दृश्य में। इस विश्व पटल पर मानव उस समय नहीं आया था जिस समय ये गोंडवाना और अंगारालैंड थे। जिस समय गोंडवाना जो उच्च महाद्वीप था, उस समय मानव इस विश्व पटल पर आया भी नहीं था। मानव तो था ही नहीं, मानव तो मात्र 12,000 साल पहले आया है। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट, चीजें बिल्कुल भिन्न थी। मानव उस समय वैश्विक पटल पर आया ही नहीं था। एंड द क्लाइमेट और जलवायु वाज मच वार्मर, माने अधिक गर्म थी। आज के इस जलवायु नहीं थी, गर्म थी, क्योंकि पृथ्वी आग का गोला थी। उस समय जलवायु बहुत ही गर्म थी। होस्टिंग, धारण करते हुए, ए ह्यूज वैरायटी, एक बहुत बड़ी किस्म ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ऑफ फ्लोरा माने वनस्पति, एंड फौना माने जीव जंतु। वनस्पति और जीव जंतुओं की बहुत बड़ी किस्म धारण करते हुए 500 मिलियन ईयर्स, 50 करोड़ वर्ष तक गोंडवाना थ्राइव्ड, गोंडवाना लैंड पनपता रहा, फलता फूलता रहा, आगे बढ़ता रहा। बट लेकिन अराउंड द टाइम, उस समय के आसपास, व्हेन डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, जब डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट मान लुप्त हो गए थे। एंड द एज ऑफ मम्मल्स, और स्तनपायी जीवों का युग गॉट अंडरवे, माने उद्भव हो गया था। यानी कि डायनासोर्स तो लुप्त हो गए थे और नए जीव कौन से आ गए थे? स्तनपायी जीव। मैंने आपको बता दिया, स्तनपायी जीव ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिला करके बड़ा करते हैं, जिन जीवों के स्तन होते हैं। बहुत पहले स्तन नहीं हुआ करते थे जीवों के। द लैंडमास वाज फोर्स्ड, उस जमीन को वाज फोर्स्ड माने जोर दिया गया था, टू सेपरेट माने अलग होने के लिए, इनटू कंट्रीज माने देशों में, शेपिंग और निर्माण करते हुए, आकार देते हुए, द ग्लोब माने विश्व का, मच माने इतना बड़ा, एज वी नो इट टुडे, जैसा कि आज हम इसे जानते हैं। ये संसार इतना बड़ा हो गया था, यानी कि उसको जोर दिया गया था देशों में बंटने के लिए, और इस जमीन पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ा था और ये जमीन चटक गई थी, टूट गई थी, और अलग अलग देशों में ये जमीन बट गई थी। जैसा जमीन आज हम इसे जानते हैं और जैसा आज ये संसार है कि इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिण अमेरिका, इधर इंडिया, उधर चाइना, इधर ये उधर वो, आज जिस संसार को हम देखते हैं, ये संसार वास्तव में दो ही उच्च महाद्वीपों के कारण है, जो कौन कौन से हैं? अंगारालैंड और गोंडवाना लैंड। पैरा चेंज कीजिए। टू विजिट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का भ्रमण करना, नाउ अब इज है, टू बी ए पार्ट मन एक भाग, ऑफ दैट हिस्ट्री मन उस इतिहास का। यदि आज हम अंटार्कटिका की यात्रा करें तो समझिए हम उस इतिहास के भाग की यात्रा कर रहे हैं। समझिए कि हम 50 करोड़ वर्ष पहले की जमीन को हम सीधा डायरेक्टली हम देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका तो आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। प्यारे बच्चों, हमारी तुम्हारे यहाँ आसपास शहर में, गांव में आप देख लीजिए, आज से 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले आपने देखा होगा, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं 50 वर्ष पहले क्या था? कुछ भी नहीं। जिस तरह की आज की आकृति यहाँ बनी हुई है, ऐसी आकृति 50 वर्ष पहले नहीं थी। 100 वर्ष पहले ऐसा था ही नहीं। 500 वर्ष पहले की बात करें तो ये जो आज हम देख रहे हैं, इतना सारा कुछ लैंडस्केप भूदृश्य देख रहे हैं, वो भूदृश्य पहले था ही नहीं। तो फिर सोचिए 50 करोड़ वर्ष पहले क्या था? कुछ भी नहीं। केवल जीव जंतु ही भ्रमण किया करते थे, मानव तो थे ही नहीं। इसी प्रकार आज भी अंटार्कटिका में केवल और केवल जीव जंतु भ्रमण करते हैं, मानव का तो वहां अस्तित्व है ही नहीं। टू गेट ए ग्रैस्प
एक पकड़ रखना, ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, पकड़ रखना, जानकारी प्राप्त करना, टू गेट प्राप्त करना, एक ग्रेस्प मान एक पकड़ या एक जानकारी, ऑफ वेयर की कहाँ से, वी हैव कम फ्रॉम हम आए हैं, हम कहाँ से आए हैं इसकी जानकारी प्राप्त करना, एंड वेयर और कहाँ, वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, संभवतः हम जा रहे हो सकते हैं। भाई हम कहाँ से आए, हमारा उद्भव कहाँ से हुआ है और हमारा विलोपन कहाँ होगा, मानव कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है, ये हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अंटार्कटिका में। इट इज़ टू अंडरस्टैंड, ये समझना है, द सिग्निफिकेंस माने महत्व, ऑफ कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स माने कॉर्डिलेरियन पर्वत के वलयों को। कॉर्डिलेरियन अमेरिका में एक पर्वत है, उसमें वलय हैं, वलय माने मोड़, फोल्ड, इस तरह के वलय हैं उसमें। उस पर्वत में, यहाँ दक्षिण अमेरिका में उस पर्वत में क्या हैं, बहुत सारे वलय हैं, मोड़ हैं, फोल्ड हैं। हमें वो पर्वत के वलय फोल्ड को जानना है। एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड, और कैम्ब्रियन युग के पूर्व की ग्रेनाइट की शील्ड को जानना है, ग्रेनाइट के कवच को जानना है। ग्रेनाइट शील्ड जो अमेरिका में बनी हुई है, ग्रेनाइट का कवच बना हुआ है, ऐसा बताते हैं कैम्ब्रियन युग के पहले की वो ग्रेनाइट हैं। ओजोन एंड कार्बन, ओजोन और कार्बन को जानना है कि कार्बन का निर्माण कैसे हुआ, ओजोन का निर्माण कैसे हुआ, ये हमारे जीवन में किस तरह लाभकारी हैं और किस तरह से विनाश भी कर सकती हैं। एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, एवोल्यूशन माने इसके उद्भव को जानना है, एंड एक्सटिंक्शन और इसके विलोपन को भी जानना है कि ये संसार कैसे उद्भव हुआ और कैसे इस संसार का विलोपन होगा, ये सारी चीजें हमें जाननी हैं। व्हेन यू थिंक, जब तुम सोचते हो, अबाउट ऑल दैट, अबाउट ऑल माने सभी के बारे में, दैट कैन हैपन जो घटना घटित हो सकती है, इन ए मिलियन ईयर्स माने 10 लाख वर्ष में। ये सब घटना घटित हो सकती है कि ये घटना 10 लाख वर्ष में घटित हो सकती है। 1 मिलियन का मतलब होता है बच्चों 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख होता है। तो ये सारी घटनाएं कितने वर्षों में घटित हो सकती है, 10 लाख वर्षों में घटित हो सकती है। इट कैन गेट प्रेटी माइंड बॉगलिंग, तो ये वास्तव में सिर चकराने वाला हो सकता है। जब ये आपसे कहा जाए कि इस तरीके से गोंडवाना लाइन टूटा था, एक भाग उधर चला गया था, एक भाग उधर चला गया था, और इस तरीके से उस समय अंटार्कटिका इसी का एक हिस्सा था, भारत इसी का हिस्सा था, और ये घटना 1-2 मिनट में नहीं, लगभग 10 लाख वर्षों में ये घटना घटित हुई है। तो ये बात हमारे सिर को चकराने वाली हो सकती है। इमेजिन, तुम कल्पना करो, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, भारत उत्तर की ओर धकेला जा रहा है, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया को धकेलते हुए, टू बकल माने भूपरपटी को उखाड़ते हुए, टू बकल माने उखाड़ते हुए, इट्स क्रस्ट माने इसकी ऊपरी सतह को, भूपरपटी को, एंड फॉर्म और निर्माण करते हुए, द हिमालयाज मान हिमालय का। तुम कल्पना करो कि भारत किधर धक्का दे रहा है, एशिया की तरफ धक्का दे रहा है। यहां से भारत किधर धक्का दे रहा है, एशिया की तरफ धक्का दे रहा है, और ऊपरी सतह जो है भूपरपटी है उसको उखाड़ करके भारत ने किसका निर्माण कर दिया है, हिमालय का निर्माण कर दिया है। साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ माने खिसक रहा है, टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से जुड़ने के लिए, और यहीं से इसी भाग से टूट करके ये दक्षिणी अमेरिका है, ये किधर जुड़ गया, ये जुड़ गया जाकर के उत्तरी अमेरिका में। ओपनिंग और खोलते हुए, द ड्रैक पैसेज माने ड्रैक गलियारा, टू क्रिएट माने निर्माण करने के लिए, एक कोल्ड सर्क्यूम्पोलर एक ठंडी ध्रुव चक्रीय करंट माने धारा, एक ठंडी ध्रुव चक्रीय धारा का निर्माण करते हुए, यहां इस जगह पर एक ठंडी ध्रुव चक्रीय धारा है,
या ड्रैक पैसेज है, इसी से ठंडी धारा निकलती है। ठंडी धारा का मतलब जल धाराएं हैं, दो प्रकार की होती हैं, ठंडी जल धारा और गर्म धारा। गल्फ स्ट्रीम का नाम आपने सुना होगा, लैब्राडोर की ठंडी धारा आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, क्लास 10th में पढ़ी होगी, या फिर आर्ट्स के बच्चे इसको देख रहे हैं जिनके पास ज्योग्राफी है वो अच्छी तरह जानते होंगे। तो ये ठंडी जल धारा का निर्माण किसने किया है? इसी दक्षिण अमेरिका ने उत्तरी अमेरिका से जुड़ करके वहाँ ड्रैक गलियारे का निर्माण किया था, इसलिए इसको ठंडा बनाया और ठंडी जल धारा का निर्माण किया। कीपिंग और ये रखते हुए अंटार्कटिका को फ्रिजिड माने ठंडा, डिसोलेट माने निर्जन, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और एट द बॉटम माने पैंदे में ऑफ द वर्ल्ड माने किसके? संसार के। और इसी प्रकार से ये इसमें से एक हिस्सा टूट करके इधर चला गया, एक हिस्सा टूट करके ये भारत चला गया, एक हिस्सा टूट करके यहाँ चला गया, और बाकी का जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा क्या रह गया? पूरा का पूरा अंटार्कटिका रह गया, जो बिल्कुल पृथ्वी से क्या है? अलग है। यानी पृथ्वी का मतलब हमसे, पूरे संसार से, मानव से, ह्यूमन से बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है, बिल्कुल अकेला रह गया है ये। और ये कैसा रह गया है? बिल्कुल ठंडा रह गया है। प्यारे बच्चों, जिस समय ये मैंने आपको बताए थे, ये जिस समय गोंडवाना लैंड की बात की जा रही थी, आसपास इसमें पानी था, जिस समय ये ठंडा नहीं था, ठंडा नहीं था, बिल्कुल समान मौसम था, लेकिन समान मौसम में भी गर्माई अधिक थी, और उसी गर्माई की वजह से मानव का निर्माण तो हुआ ही नहीं था। उस समय डायनासोर्स, मैमथ्स, ऊनी हाथी, विशाल जो हाथी होते हैं उनके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं, अब वो नहीं है इस दुनिया में, वो लुप्त हो चुके हैं। डायनासोर्स वो भी लुप्त हो चुका है। एक मूवी भी इस पर बनी है हॉलीवुड की, डायनासोर्स के ऊपर, जुरासिक पार्क। डायनासोर एक विशाल जीव हुआ करता था, तो वो डायनासोर है, उस समय की बात है जिस समय डायनासोर लुप्त हो गए थे और इस पृथ्वी पर दबाव पड़ा था, किसी कारण से पृथ्वी टूट गई थी, चटक गई थी, और किसका निर्माण कर दिया था? अलग अलग देशों का निर्माण कर दिया था, इस ग्लोब का निर्माण कर दिया था, इस विश्व पटल का निर्माण कर दिया था, जैसे विश्व को आज हम जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें आज आपको यहाँ तक ये पढ़ाया है। पहला क्वेश्चन आपको कमेंट में डालना है, आपने पिछले उसमें कमेंट में डाला था, बहुत अच्छा। ब्रिजकिशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक, ये आपने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपने डाले थे, बिल्कुल अच्छा। दूसरा जे.जेड हॉज आपने लिखा था, कौन था जे.जेड हॉज? पता है आपको? अभी बताइए। जे.जेड हॉज था एक ब्रिटिश मिशनरी, एक अंग्रेज धर्म प्रचारक था, पिछले चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। एक चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज जो महात्मा गांधी का अनुयायी था, पैसिफिस्ट था, शांतिवादी था, और सर एडवर्ड गेट जो उसके क्या थे? उस प्रांत के गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। यह है। तो आज के इसमें प्रश्न बनता है कि लेखक ने किस जहाज पर यात्रा की थी? एक तो यह है रूसी शोध जहाज, रशियन रिसर्च वसल एकेडमिक सोकेलेस की। दूसरा, इसमें उसने अपनी यात्रा कैसे कैसे प्रारंभ की थी, कहाँ से प्रारंभ की थी? 13.9 डिग्री उत्तर दिशा में इक्वेटर मध्य भूमध्य रेखा के उन्होंने प्रारंभ की थी, और जिसमें कौन कौन से जांच स्थल पार करने थे, क्या क्या चीज़ें पार करनी था। इसके बाद लेखक, अगला क्वेश्चन है, लेखक जो ही अंटार्कटिका गया था और अंटार्कटिका का सामना किया था, तो उसने अंटार्कटिका को कैसा देखा? कैसा अंटार्कटिका था? अंटार्कटिका एक विशाल निर्जन भूमि थी, विशाल था, निर्जन भूमि थी, और वो निर्विघ्न नीला क्षितिज था, प्रोफाउंड वंडर, गहरा आश्चर्य वहाँ था, अलग थलग था सबसे ही। दूसरी बात, अंटार्कटिका जो है 50 करोड़ वर्ष तक गोंडवाना का हिस्सा था, और एक हिस्सा, ये प्रश्न बनता आपका अगला कि आज का संसार है, आज का जो ग्लोब है, इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसका निर्माण कैसे हुआ? इंडिया इससे टूट गया था, इंडिया धक्का दिया था एशिया की तरफ, हिमालय बन गया, इधर दक्षिण अमेरिका जुड़ गया किससे? उत्तरी अमेरिका से, ड्रैक पैसेज का निर्माण किया था, इस तरीके से ये इसका निर्माण हुआ था। ओकेडियस
ये आपका यहाँ भूतकाल में, पुराने समय में गोंडवाना लैंड कैसा था, ये आपको लिखना है कि उस समय डायनासोर्स थे, डायनासोर्स फिर वाइप्ड आउट हो गए थे, स्तनपायी जीव आए थे। इस तरीके से ये आपका यहाँ चैप्टर का कुछ हिस्सा कंप्लीट हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। कल हम इस चैप्टर को बिना बोर्ड के पढ़ाएंगे। आप चाहो तो बोर्ड से पढ़ाऊँ आप, लेकिन बोर्ड से जब पढ़ाऊँगा तो आपको स्क्रीन पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा, बोर्ड नज़र आएगा। और बोर्ड से नहीं पढ़ाऊँगा तो फिर स्क्रीन पर आपको क्या कहते हैं, किताब नज़र आएगी। आप मुझे ये चीज़ कमेंट बॉक्स में डाल करके लिखना है। ओके डियर्स, इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।